दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य स्नेहवीर गोसाई की लिखी कहानी लिखे जो खत तुम्हें। स्नेहवीर उत्तराखंड के कोटद्वार शहर में पैदा हुए और अब दिल्ली में रहते हैं। इन्हें एडवेंचर स्पोर्ट्स का शौक है और कहानियां लिखने के अलावा कविताएं लिखते हैं और बांसुरी बजाते हैं। आइए सुनते हैं इनकी लिखी कहानी। अब्बी ने आसमान की तरफ देखा। रात की बारिश से मौसम साफ हो गया था। हिमालय की गोद में बना वो पहाड़ी हिल स्टेशन सर्दियां आने से पहले ही ऊँग रहा था। टूरिस्ट सीजन गुजर चुका था और अब हर किसी को फुर्सत ही फुर्सत थी। चाय की गुमटियों में खौलती पत्ती और अदरक की महक हवाओं में तैर रही थी। तेल की कढ़ाई में पकौड़ों की तेज आवाज आती तो आसपास लोगों के कदम बरबस ही दुकान की तरफ मुड़ जाते। मगर आज अब्बी का ध्यान दुकान में नहीं था। अपने बैग में कागज कलम लेकर वो पहाड़ी वाली सपाट चट्टान की ओर जाने लगा। पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते अब्बी की सांसें फूलने लगीं। उसने नजर उठाकर देखा, आसमान में सफेद बादल बिखरे हुए थे। उन बादलों में कुछ भी देखा जा सकता था, मगर अब्बी को उसमें रूना का चेहरा दिखाई दिया। उसने कंधे पर टंगे बैग में से टीन का एक चॉकलेट वाला डिब्बा निकाला और खोलकर देखने लगा। उस डिब्बे में चॉकलेट तो नहीं थी, मगर बहुत सारे लिफाफे थे जिन पर कोई पता नहीं था। हर लिफाफे में एक खत था, रूना के नाम। उसने बैग से कागज और पेन निकाल लिया, पहाड़ से घाटी की तरफ देखा और एक गहरी सांस ली। उस एक सांस में उसने शहर भर में फैली रूना की यादों को इकट्ठा कर लिया। धीरे धीरे उसने जहन में चलते हुए लफ्जों को कागजों में उतारना शुरू किया। रूना, कैसी हो तुम? आज पूरे 90 दिन हो गए तुम्हें गए हुए। जाने से पहले तुमने मुझे बताया भी नहीं, शायद अपने अब्बू के कारण। पता नहीं क्यों तुम्हारे अब्बू को हमारा मिलना अच्छा नहीं लगता। हम बचपन से तो मिल रहे हैं। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि तुम्हारे अब्बू को कब महसूस हुआ होगा कि तुम्हारा मुझसे मिलना ठीक नहीं है। मुझे नहीं मालूम तुम कब लौटोगी, मगर मैंने सुना है कि दिल्ली बहुत बड़ा शहर है। वहाँ बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं। तुम जल्दी ठीक होके आ जाओगी। पता है, कॉलेज में सब लोग मुझसे तुम्हारे बारे में पूछते हैं तुम कैसी हो, तुम कब तक आओगी। तुम ही बताओ, मैं उनको क्या जवाब दूं। तुम शहर को बहुत मिस करती होगी ना। पर यहाँ की चिंता मत करना, तुम अपना पूरा ध्यान इलाज में लगाना। मैं हर रोज तुम्हें एक खत लिखूंगा, शहर की सारी बातें बताऊंगा, ताकि तुम जब आओ तुम्हें पता चले कि तुम्हारे पीछे ये शहर एक दिन भी चैन से नहीं सोया। मैं भी नहीं। अब्बी ने खत बंद करके लिफाफे में रखा ही था कि पीछे से उसका छोटा भाई नज्जू चढ़ाई पर लंबे कदम भरते हुए दिखाई दिया। उसने दूर से आवाज लगाई, अब्बी, ओ अब्बी, वहाँ बाबा दुकान में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम यहाँ बैठे हो। कुछ देर सांस भरने के बाद वो खुद भी उसी चट्टान पर बैठ गया। उसका मन उस टीन के डब्बे में अटका हुआ था। उसने अब्बी से पूछा, इसमें चॉकलेट है? अब्बी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मगर तुम्हारे लिए नहीं, रूना के लिए। नज्जू ने मासूम चेहरा बनाते हुए कहा, एक दे दो ना प्लीज। वो टीन के उस डब्बे को खोलने ही वाला था कि अब्बी ने उसे रोक लिया। जब रूना आएगी तो उससे मांगना चॉकलेट। अब जा, बाबा से कहना मैं आ रहा हूँ। अब्बी ने खत को बंद करके लिफाफे में डाला और फिर बड़े एहतियात से चॉकलेट वाले उसी टीन के डब्बे में रख दिया। घुमावदार रास्ते से नीचे उतरते हुए अब्बी ने देखा कि सड़क के किनारे पर छुई मुई का पौधा उगा है। उसकी पत्तियों को छूते ही पौधे ने उनको सिकोड़ लिया। अब्बी को याद आया कि वो जब भी रूना को छेड़ता है वो ऐसे ही शर्मा जाती है। शहर के हर रास्ते में रूना की यादों का जाल बिछा हुआ था। थोड़ी दूर जाने पर बिरजू रंगरेज की दुकान आ गई, वहीं जहां रूना ने अपना सफेद दुपट्टा फिरोजी रंग में रंगवाया था। उसी दिन वो रंग रूना के दुपट्टे के साथ अब्बी के तसव्वुर पर भी चढ़ गया था। आज पहाड़ों की चुप्पी के बीच अब्बी रूना की हंसी को बहुत मिस कर रहा था। जब वो हंसती थी तो लगता था जैसे चीड़ और देवदार के पेड़ भी उसकी हंसी सुनकर झूम रहे हैं। फिर एक दिन वो भी आया जब हंसते हंसते रूना खांसने लगी।
उस साल जैसे जैसे पहाड़ों में धुंध बढ़ती गई, वैसे वैसे रूना बीमार पड़ती गई। धीरे धीरे उसकी बीमारी मौसमों को पार कर गई। सूने पहाड़ों में गूंजने वाली उसकी हंसी कुमला कर फीकी मुस्कुराहटों में बदल गई। अब भी उसे खुश करने के लिए पहाड़ी पर रूना का नाम जोर से पुकारता। सामने की पहाड़ी से टकरा कर आवाज आती तो लगता जैसे पहाड़ भी रूना को बुला रहे हैं। ये पहाड़ियां हर चीज को दुगना कर देती हैं, खुशी, हंसी और तकलीफ को भी। रूना अपनी बीमारी और तकलीफ के बीच में जीने की वजह ढूंढ रही थी। एक रोज पहाड़ी वाली चट्टान पर बैठकर उदासी में डूबी हुई रूना ने अब्बी से कहा, अब्बी, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि पेड़ से गिरती हुई पत्तियां कितनी उदास होती होंगी, और ये सूरज हर शाम डूबते हुए इसको कैसा लगता होगा। कैसे पहाड़ों से बादल गायब हो जाते हैं और फिर कभी नहीं मिलते। वैसे ही एक दिन मैं भी गुम हो जाऊंगी। अब्बी ने गहरी घाटियों से पूछा, रूना गुम हो जाएगी? घाटियों से आवाज आई, रूना गुम हो जाएगी। अब्बी को समझ ही नहीं आया कि ये घाटियां उसका सवाल दोहरा रही हैं या फिर जवाब दे रही हैं। अब्बी के पास रूना को दिलासे देने वाले लफ्ज नहीं थे, पर वो उससे बहुत कुछ कहना चाहता था। उसे कहना था कि रूना, तुम्हारी खिलखिलाहट से ही तो चैत के महीने में बुरांश खिलता है। सर्दियों में बर्फ के फाये तुम्हें देखकर मुस्कुराते हैं। सावन की पहली बूंद तुम्हारे दुपट्टे पर ही तो गिरती है। तुम इस शहर में हमेशा रहोगी। इस शहर को तुम्हारी जरूरत है। अब्बी की गिनती में रूना को गए पूरे 95 दिन हो चुके थे। तभी एक रोज उसे मालूम हुआ कि रूना लौट आई है। इस खबर के मिलते ही अब्बी की जिंदगी में रंग वापस आने लगे। ऐसा लगा जैसे किसी रूठे हुए बादल ने सूरज के सामने से हटकर रोशनी को रास्ता दे दिया है। वो रूना से मिलने के लिए बेताब था, मगर उसके अब्बू को उनका मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता था। इसलिए उनके रहते रूना के घर जाना ठीक नहीं था। उसके घर से 6 घर छोड़ के ही रहती थी रूना, मगर अब्बी को ये दूरी 6 देशों की दूरी से भी ज्यादा महसूस हो रही थी। अब्बी की दुकान में अदरक कूटे जाने की आवाज आ रही थी और बाहर बारिश की तेज बूंदों का शोर। समझ नहीं आ रहा था कि कौन ज्यादा नाराज है। उसने नज्जू के हाथ में पैसे पकड़ाते हुए कहा, नज्जू, ये छाता लेके जा और बंटू चाचा की दुकान से चाय पत्ती ले आ। नज्जू का ध्यान तो चॉकलेट पे अटका था। उसने मासूमियत से पूछा, फिर वो डब्बे वाली चॉकलेट दोगे? उसकी बात सुनकर अब्बी को गुस्सा आ गया। उसने डांटते हुए कहा, उसमें चॉकलेट नहीं है नज्जू। भाई की डांट से झेप कर नज्जू चला तो गया, मगर उसके मन में वो चॉकलेट घूमती रही। अब्बी उसे कैसे समझाता कि डब्बे के बाहर बनी चॉकलेट उसने कभी खाई नहीं। ये डब्बा उसे भी खाली ही मिला था। देर शाम बादल छंटे तो सूरज बादलों से निकलकर सामने वाले पहाड़ के पीछे छुपने को तैयार बैठा था। अब्बी दुकान से सीधा घर आया। आज वो एक बार फिर रूना को खत लिखना चाहता था। उसने अपने बक्से को खोला और कपड़ों के सबसे नीचे हाथ डालकर डिब्बे को महसूस करना चाहा। उसने जोर जोर से हाथ घुमाया, मगर डब्बा महसूस नहीं हुआ। बदहवासी में उसने सारे कपड़े बाहर निकाल लिए और बत्ती जलाकर बक्से को देखा। वो चॉकलेट का डिब्बा जिसमें उसने रूना को लिखे खत रखे थे, वो गायब हो चुका था। तभी दरवाजे से तेज कदमों की आवाज आई। उसका भाई नज्जू तेजी से दौड़ता हुआ सीढ़ियों की तरफ भाग रहा था। अब्बी ने जोर से आवाज लगाई, नज्जू, तूने मेरा डिब्बा देखा? नज्जू के कदम वहीं रुक गए। वो पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहता था। अब्बी ने उसे रोककर दोबारा पूछा, नज्जू, तूने वो डिब्बा देखा? नज्जू के पास सच कहने के सिवा कोई चारा नहीं बचा। उसने मासूमियत से जवाब दिया, वो डिब्बा तो मैंने रूना को दे दिया, मगर उसमें चॉकलेट नहीं थी। नज्जू की बात सुनकर अब्बी को यकीन ही नहीं हुआ कि नज्जू ऐसा कर सकता है। उस डब्बे में रूना के लिए लिखे हुए बहुत सारे खत थे जो उसने लिखे थे, पर वो खत कभी रूना तक पहुंच जाएंगे ये उसने कभी नहीं सोचा था। उस रोज के बाद अब्बी के दिमाग में हर घड़ी एक बेचैनी रहने लगी। रूना वो खत पढ़कर उसके बारे में कहीं गलत तो नहीं सोच रही। वो बार बार उन खतों के मजमून को याद करने की कोशिश करता।
एक लाइन, एक लफ्ज की गलती भी कई नए मायनों को पैदा कर सकती है। अगर रूना नाराज भी होती तो उसे मनाया जा सकता था। वो हाथ जोड़ लेता, कान पकड़ लेता या फिर उठक बैठक लगा लेता। मगर सबसे बड़ी मुश्किल तो ये थी कि उसे पता ही नहीं था कि उन खतों को पढ़कर रूना को महसूस कैसा हुआ। अब्बी को रूना के साथ बिताए लम्हे याद आने लगे। सर्दियों में कैसे वो दोनों वीरान पहाड़ी पर बैठकर घंटों धूप सेका करते थे। उनके भीतर कुछ था जो उन दोनों को शहर भर की दुनियादारी से अलग रखता था। रूना को इतना करीब देखकर कई बार अब्बी का मन हुआ कि वो उसके हाथों को छू ले और वो छुअन उसके दिल का हाल बयां कर दे, मगर वो ऐसा नहीं कर पाया। उसका प्यार हवा के झोंके की तरह था जो आसपास मौजूद रहकर भी दिखाई नहीं देता। उसे लगा उन खतों को पढ़कर शायद वो समझ गई होगी कि वो जिंदगी की सारी सर्दियां उसी पहाड़ी पर रूना के साथ बिताना चाहता है। अब भी हर शाम छत पर खड़ा होकर घरौंदों को लौटते हुए पंछियों को देखा करता था, इस उम्मीद में कि कभी तो रूना उन पंछियों को दाना डालने आएगी। उसकी एक नज़र से ही अब भी पहचान लेगा कि वो सच में नाराज है भी या नहीं। पूरे दिन भर की तपन से सूरज लाल हो चुका था। शहर के लोग दुआ सलाम करते करते अपने अपने घरों को लौट रहे थे। अब्बी की नज़र रूना के घर पर लगी हुई थी। वो हर शाम कबूतरों को दाना डालने ऊपर आती थी। इन दिनों सुना था कि उसकी तबीयत कुछ संभली है, इसलिए अब्बी इस उम्मीद में था कि वो आएगी। कुछ देर बाद सूरज डूबने को था कि सीढ़ियों से चांद निकलने लगा। हाथों में कबूतरों का दाना लेकर रूना छत पर आई। दूर से देखने पर भी कमजोर लग रही थी। कुछ देर खड़ी रही और फिर नीचे उतर गई। अब्बी का चेहरा उदासी में डूब गया। पूरे 10 मिनट वो वहां रुकी होगी, लेकिन उसने एक बार भी अब्बी की तरफ नहीं देखा। वो नीचे उतरने ही वाली थी कि नज्जू उसकी छत से दौड़ता हुआ दिखाई दिया। उस पहाड़ी शहर के सारे गुलाबी रंग अब्बी के लिए गायब हो चुके थे। छत पर रूना की बेरुखी से एक बात तो साफ हो गई थी कि खत पढ़कर उसे कुछ अच्छा महसूस नहीं हुआ। वो भी कहाँ चाहता था कि खत रूना तक पहुंच जाए। रूना के लिए उसके दिल में जो एहसासात हैं उसने उन खतों में जाहिर कर दिए थे। वो अपने लाल दुपट्टे में जब हरे पहाड़ों के कैनवस वाली सड़क से गुजरती है तो ऐसा लगता है जैसे बुरांश के फूल खिलाए हैं। उसके आते ही धूप सामने वाले पहाड़ से निकलकर शहर पर मुस्कुराने लगती है। कोई अब्बी की आंख से देखे तो ये सब सच है। शहर में जितने भी रंग हैं उन सब की वजह रूना ही तो है। मगर रूना की बेरुखी को देखकर अब्बी को लगा जैसे ख्वाब सारे कांच के होते हैं और उनके चटकते ही अक्स भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ख्वाबों के उन शीशों में अब अब्बी और रूना अलग अलग दिखाई दे रहे थे। अगली सुबह सूरज पहाड़ के उस पार छुपा बैठा था। रूना तो नहीं आई। अब धूप किसे देखकर पूरे शहर पर मुस्कुराएगी। निकल भी आई तो उसमें पहले जैसी सुनहरी रंगत थोड़े होगी। उस शाम अब्बी दुकान के लिए निकला तो उसे लगा जैसे पूरा शहर उखड़ा उखड़ा सा है। हर रोज जिस धुन पर शहर नाचता था आज वो धुन उसे कहीं नहीं सुनाई दे रही थी। अदरक कूटने वाले इमाम जस्ते से वो ताल भी गायब है जो हर रोज कूटते कूटते अपने आप पैदा हो जाती थी। दुकान में बैठे लोगों की बातों से पता चला कि खान चाचा रूना को लेकर एक बार फिर दिल्ली के अस्पताल जा रहे हैं। पिछले दिन उसकी तबीयत फिर से खराब हो गई थी। अब्बी ने सोचा कि कुछ दिनों में रूना की मौजूदगी का एहसास भी नहीं रहेगा। कुछ देर में नज्जू दूध लेकर दुकान पर आया। अब्बी ने उसे पकड़कर पूछा, तू रूना की छत पे क्या करने गया था? नज्जू ने मासूमियत से जवाब दिया, तुम्हारा डिब्बा वापस लेने गया था। इतना कहकर नज्जू ने थैले में दूध के बर्तन के पास रखा वो डिब्बा निकाल कर उसे दे दिया। अब्बी ने वो डिब्बा अपने हाथ में लिया। दुकान में जल रहे 50 वॉट के बल्ब की पीली रोशनी ने माहौल को और भी उदास कर दिया। उसे लगा जैसे उसके सारे जज्बात बाइज्जत लौटा दिए गए हैं। अब इन खतों को न अपने पास रख सकता है और न ही उन्हें तबाह कर सकता है। जिनके हर लफ्ज को इतनी गहराई से लिखा हो उन खतों को यूं फाड़ा भी तो नहीं जा सकता। अब भी एक एक करके खत गिनने लगा। गिनती पूरी हो जाने के बाद उसे महसूस हुआ कि
उसकी गिनती के हिसाब से डिब्बे में एक खत ज्यादा है। उसने जल्दी से वो लिफाफा खोलकर देखा। वो रूना का खत था। लिफाफे से निकालकर अब्बी ने उस खत की एक एक तह बड़ी सावधानी से खोली। हर एक तह में रूना का एहसास बसा था। एक गहरी सांस लेकर उसने खत पढ़ना शुरू कर दिया। अब्बी, कैसे हो? ठीक तो नहीं हूं, पर अब्बी मुस्कुराने की पूरी कोशिश करती हूं। तुम्हें पहला या शायद आखिरी खत लिख रही हूं। अब्बू मुझे डॉक्टर की कही कोई बात नहीं बताते, मगर मैं उनके चेहरे की मायूसी पढ़ लेती हूँ। जानते हो अब्बी, अस्पताल में मेरे बेड के पास एक खिड़की थी जहाँ से बाहर का खुला मैदान दिखता था। बीते महीनों में वो खिड़की ही मेरी दुनिया हो गई थी। अभी वापस आई तो तुमसे मिलने का बहुत मन हुआ, मगर घर में कई जानने वाले देखने आए। सबके सवाल एक ही जैसे होते थे। मुझे लगने लगा था जैसे मेरी बीमारी अब मेरी पहचान हो गई है। मगर तुम्हारे खत पढ़कर महसूस हुआ कि वो पहाड़ी रास्तों पर बेसुध होकर दौड़ने वाली रूना अब भी किसी को याद है। उस छत पर अगर साथ में शमीमा खाला ना होती तो मैं तुम्हें जी भर के देख पाती, ताकि आने वाले वक्त में उस याद के सहारे अपने अकेलेपन को गुलजार कर सकूं। तुम्हारे हर खत को मैंने याद कर लिया है। अकेले में उन्हें दोहरा कर पढ़ा करूंगी। अगर खुदा से कुछ मांग सकती तो तुम्हारे साथ बिताने के लिए ढेर सारा वक्त मांगती। कल सुबह 11:30 बजे वाली गाड़ी से जा रही हूँ। पता नहीं इस बार लौटूंगी भी या नहीं। उम्मीद है तुम आओगे। पहाड़ों में दौड़ने वाली पागल लड़की। खत पढ़कर अब्बी की आंखों में तरावट आ गई। तकलीफ और खुशी जब एक साथ आती है तो न हंसा जाता है न रोया जाता है। अब्बी और रूना के अकेलेपन को कोई और नहीं भर सकता। अगली सुबह ठीक 11 बजे अब्बी बस अड्डे पर पहुंच गया। दिल्ली वाली गाड़ी जाने के लिए तैयार थी। आगे से तीसरी खिड़की पर एक दुबली सी लड़की लाल दुपट्टे के ऊपर शॉल ओढ़े बैठी थी। अब्बी ने उसे पहचान लिया। वो रूना ही थी। रूना ने अब्बी की तरफ देखा और मुस्कुराई। धीरे धीरे फीकी होती वो मुस्कुराहट उसके चेहरे पर तकलीफों की एक लकीर खींच गई। तभी बस के स्टार्ट होने की आवाज आई। रूना के अब्बू भी सामान जमाकर सीट पर बैठ चुके थे। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। रूना ने जाने से पहले आखिरी बार अब्बी की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। रूना भी खुद को रोक नहीं पाई। उसके आंसू का एक कतरा शॉल में उलझकर गायब हो गया। गाड़ी स्टेशन से पहाड़ी रास्तों से होकर दिल्ली की तरफ बढ़ने लगी। अब्बी ने बस को पहाड़ के घुमावदार रास्तों पर दूर तक जाते देखा। अचानक रूना का लाल दुपट्टा बस की खिड़की से निकलकर लहराने लगा। अब्बी के उदास चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उस रोज दिन ढलने से पहले वो एक बार फिर पहाड़ वाली उसी चट्टान पर बैठा और रूना को एक और खत लिखने लगा। रूना, पंछी अपने घोंसलों से कितना ही दूर निकल जाएं, मगर दिन ढलते ही वापस अपने घरौंदों में लौट आते हैं। उम्मीद की कोई डोर उन्हें अपने घर से बांधे रखती है। आज शहर उदास नहीं है। आज वो बेचैनी से इंतजार कर रहा है तुम्हारे वापस आने का। मुझे उम्मीद है तुम जल्दी लौटोगी। तुम्हारा अब्बी। बस इतनी सी थी ये कहानी।